हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आता है। इससे पहले के जो वीडियोज क्लिप थे उसमें हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में जो विभिन्नताएं थी, जो डिफरेंसेस थे, उनके बारे में पढ़ा है। इस वीडियो क्लिप में हम रियल नंबर या कह सकते हैं रेशनल नंबर्स को उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई भी रेशनल नंबर है उसका हम दशमलव में रूपांतरण करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस हमको मिलते हैं, और इरेशनल नंबर्स में भी वही बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बीच में क्या क्या हमको समानताएं या असमानताएं मिलती हैं। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसा कि देखिए आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वाइट बोर्ड पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमने लिखा है एक रेशनल नंबर लिया हुआ है 7/8, मतलब 7 को 8 से डिवाइड किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है 10/3, तीसरा एग्जाम्पल लिया है 22/7। अगर हम पहले एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल में ये जो नंबर जो 7 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर एक निश्चित कैलकुलेशन के बाद क्या हो जा रहा है, इसका एंड हो जा रहा है। मतलब एक निश्चित कैलकुलेशन के बाद क्या हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है। और 8 को जब हम 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर हमको 0.875 मिल जा रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरे एग्जाम्पल में हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसमें हमको क्या दिख रहा है कि हमको बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर? कोसेंट में जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 3.33333। और रिमाइंडर में कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 1111 बार बार रिपीट हो रहा है। और जब हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, तीसरा वाला एग्जाम्पल है 22/7, तो इसमें हम देखते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद पुनः हमको वही प्रोसेस दोबारा करनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे हम जब ये प्रोसेस जैसे दोबारा करते हैं वैसे तुरंत पॉइंट के बाद जो नंबर्स हमारे मिले हैं वही नंबर्स हमको दोबारा मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो तीनों एग्जाम्पल्स में दो बातें हैं। दो बातें क्या चीज़ हैं? या तो किसी भी रेशनल नंबर को जो हम डिवाइड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर जानते ही हैं बनता कैसे है, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करने पर। तो जब हम किसी भी रेशनल नंबर को उनके डेसिमल फंक्शन में ले आते हैं तो दो बातें हो रही हैं। या तो वो पूरी कट जा रही हैं, 0 आ जा रहा है, या तो ये कट नहीं रही हैं। क्या चीज़? ये कट नहीं रही हैं और ये कंटिन्यू ये प्रोसेसिंग चलती जा रही है। तो इसमें दो, अगर हम एग्जाम्पल 2 और 3 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 और 3 में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि अगर इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर आपका 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 1 आया, फिर 1 आया, मतलब क्या है, रिमाइंडर जो शेषफल आपका सेम आ रहा है। अगर सेम नंबर शेषफल है तो कोसेंट भी सेम होगा। मतलब रिमाइंडर अगर सेम है तो क्या, कोसेंट भी आपका सेम आएगा। रिमाइंडर 111 आ रहा है तो कोसेंट भी आपका 3333 आ रहा है। पहली चीज़। दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप इसमें देख रहे होंगे कि रिमाइंडर आपका चेंज हो रहा है 1 3 2 6 4 5, तो यहाँ कोसेंट भी आपका 1 4 2 8 5 7 आ रहा है। मतलब अगर रिमाइंडर चेंज होता है तो उसी अकॉर्डिंग कोसेंट भी चेंज हो जाता है। और जैसे ही रिमाइंडर पुनः वही नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ 10 आया, जैसे यहाँ 10 था, ठीक है, 10 था तो क्या होता था, 10 था तो उसके बाद 1 आया था। अब जैसे यहाँ 10 आया तुरंत यहाँ भी 1 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर सेम होगा कोसेंट भी सेम हो जाएगा। अब आपको तीनों एग्जाम्पल में कुछ अटेंशन देने की है, थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ बातें नोटिस करनी है। क्या क्या?
यही जो हमने अभी बताया कि रिमाइंडर्स अगर जीरो होगा, अगर रिमाइंडर्स जीरो होगा, पहली बात क्या होगी, या तो रिमाइंडर्स जीरो हो जाएगा, दूसरी बात क्या होगी, रिमाइंडर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर्स जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये रिपीट करने लगेगा, ये नंबर क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर मतलब वो रिपीट, जैसे यहाँ 3.333 बार बार आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3.142857, फिर 142857, फिर कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे 142857, यही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो क्या बात आ रही है कि रिमाइंडर या तो जीरो हो गया या तो रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है, उसी चीज़ को दोहराना शुरू कर देगा। अच्छा, जीरो आ गया तो चलिए बात खत्म हो गई। अगर रिपीटिंग करना शुरू कर दे रहा है तब कौन सी बात आएगी, इफ़ रिमाइंडर रिपीट्स, अगर रिमाइंडर रिपीट्स करेगा तो क्या होगा, एक रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है, एक रिपीटिंग ब्लॉक, जैसे 142857 का एक ब्लॉक मिला है, यहाँ पर 142857 का एक ब्लॉक मिला है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक नंबर रिपीट कर रहा है 11, तो यहाँ पर जो ब्लॉक मिल रहा है वो 3333 का सिर्फ एक डिजिट का ब्लॉक मिल रहा है। अगर दो नंबर रिपीट करेंगे तो 2 डिजिट का ब्लॉक मिलेगा, 5 नंबर रिपीट करेंगे तो 5 नंबर का ब्लॉक मिलेगा, जैसे यहाँ पर 6 नंबर का एक ब्लॉक मिल रहा है आपको, ठीक। तीसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, जो रिमाइंडर होगा, जैसे यहाँ पर जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला आपको, 6 मिला, 4 मिला, ठीक है, 6 और 4 क्या है, हमेशा क्या है, 8 से कम है। यहाँ रिमाइंडर जो आपको 111 मिलता जा रहा है वो क्या है, 3 से कम है। यहाँ रिमाइंडर आपको जो भी मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ 1 मिला है, यहाँ 3 मिला है, यहाँ पर 2 मिला, और यहाँ पर 6 मिला, यहाँ पर 4 मिला है, और यहाँ पर 5 मिला, फिर यहाँ 1 मिला, फिर वही प्रोसेस चलने लगा। तो जो भी आप रिमाइंडर देख रहे हो 1 2 2 5 4 5 1, ये क्या है, ये 7 से हमेशा कम है। इसीलिए कह रहे हैं कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा कम होगा। ये बात तो आपने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। इस एग्जाम्पल से हमने सिर्फ इतना ही सीखा है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो आपका है, या तो रिमाइंडर बिकम्स जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या तो रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो जीरो होने का मतलब क्या, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं दूसरी संख्या में उसको पूरी तरह से काट दे रही है, उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे रही है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए 25 से 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, आंसर 5 आ रहा है, ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो 25 है, 25 को कौन सा नंबर बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर, टर्मिनेटिंग। और अगर ये है, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा ले लीजिए आप जो नहीं कट रहा हो, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखें 22/7 में, इसमें क्या 22/7 वाले एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि ये इसको कितना भी हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं एक कट नहीं रहा है। तो जो संख्या कितनी भी लंबी कैलकुलेशन के बाद भी नहीं कट रही है उस नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब जो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, कट जा रहा है, उसको टर्मिनेटिंग, जो नहीं टर्मिनेट हो रहा है, नहीं कट रहा है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देखा आपने कि रिमाइंडर्स या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो एक बात और आपने देखा होगा कि जो कोसेंट आपका भागफल मिल रहा है वो रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे रिमाइंडर रिपीट होता है वैसे वैसे कोसेंट भी रिपीट हो रहा है। तो कोसेंट रिपीट जो हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग। तो दूसरे वाले केस में आप देखेंगे या जब
रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और क्या होगा, रिपीटिंग, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इस नंबर को जैसे 22/7 कौन सा नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक नंबर और जुटेगा, रिपीटिंग। जब भी कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा। रेशनल नंबर के केस में, रेशनल नंबर के केस में दो बातें होंगी, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग नंबर होगा, मतलब क्वोशंट में और रिमाइंडर में कोई ना कोई संख्या बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगर नंबर टर्मिनेट कर रहा है और नंबर नॉन टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है। ये हम किस केस में बात कर रहे हैं, एक ये बात हम कर रहे हैं रेशनल नंबर के केस में। किस में बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या बातें आ रही हैं, या तो नंबर टर्मिनेट कर रहा है, या तो नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है। अब बात करते हैं इर्रेशनल। देखिए, हमेशा जब भी इर्रेशनल नंबर आपको समझना होगा तब आपको सबसे पहले रेशनल नंबर समझना होगा। जैसे पिछले की वीडियोज में हमने बताया था कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंस बताया था, ये बताया था, हमने दो बातें बताई थी। एक वर्ड हमने लिया था लॉजिक, एक वर्ड लिया था लिमिट। लॉजिक क्या, लॉजिक हमने ये बताया था कि जो रेशनल नंबर होगा वो एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड किया जाता है, मतलब उसका फॉर्म p/q का फॉर्म होता है। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में होता है। एक लॉजिक बताया था। लिमिट क्या बताया, लिमिट में बताया कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये दो बातें बताई। और फिर जब हम इर्रेशनल नंबर की बात करने लगे तो इर्रेशनल नंबर में हमने क्या बताया, इसका ठीक अपोजिट बता दिया कि इर्रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होगा, और जब ये फॉर्म ही नहीं तो p/q का मतलब ही नहीं बनता है कि नॉट इक्वल टू 0 वगैरह का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब यहाँ p/q के फॉर्म में है तो यहाँ p/q के फॉर्म में नहीं है इर्रेशनल वाले केस में। तो अब यहाँ पर भी हम स्टडी इसी तरीके से करेंगे। अगर रेशनल नंबर, आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है और रेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है। मतलब रेशनल नंबर दोनों है, टर्मिनेटिंग नंबर भी है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या है, रेशनल नंबर रिपीटिंग है। तो इसका मतलब इर्रेशनल क्या होना चाहिए, इर्रेशनल के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इर्रेशनल वाले केस में टर्मिनेटिंग है तो हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लेंगे। ठीक, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर भी होते हैं, तो हम कैसे, ये तो मैच कर जाएगा रेशनल और इरेशनल। मतलब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल हमने नॉन टर्मिनेटिंग ले लिया। लेकिन कह रहे हैं कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, तो इसमें और कोई चीज़ है, ये रिकरिंग भी होता है, मतलब रिपीटिंग भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, नॉन रिपीटिंग। मतलब रेशनल नंबर के डिफिनीशन में क्या दो बातें आ जाएंगी कि रेशनल नंबर क्या होंगे, वो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। जो नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग होंगे वो रेशनल, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे तो इर्रेशनल। देखो, इर्रेशनल में हमेशा यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना, नॉन, ये वर्ड दोनों जगह आएगा, नॉन वर्ड दोनों जगह, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रेशनल में क्या आएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये तीन वर्ड आएंगे। इसमें क्या आएगा, नॉन सबसे पहले आएगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये दो वर्ड आएंगे। ठीक है, इस चीज़ से आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में समझ लेना चाहिए। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में क्या चीज़ है आपका, ये देखिए, हमने पिछले वीडियो में
इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर जैसे √2 होता है, पाई होता है, √3 होता है, √5 होता है, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो पिछले वीडियो में देखिए √2 का जो मान होता है आपके बुक में भी लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर जनरेटर है। देखिए कितनी लंबी सीरीज है और ये सीरीज रुकने वाली नहीं है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। पाई का मान एक कंप्यूटर जनरेटर ये भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो √2, √3 या पाई, इसके बारे में स्टडी करें। सिर्फ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ध्यान देना, बाकी के बारे में अभी बाद में बताएंगे, वो दूसरी चीज़ के लिए हमने लिखा हुआ है। ये क्या है? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कटेगा नहीं। नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर बताइए जो रिपीट कर रहा है, कोई ब्लॉक बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है, कहीं पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, कहीं पर हो सकता है 2 भी आ जाए। यहाँ पर 5 है, कहीं पर हो सकता है 5 आ जाए, ठीक है। लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, वो लॉजिकल नहीं रहेंगे कि जैसे इसमें आया हुआ था कि 1.425 आए, फिर 4265 आए, फिर 4265 आए, ऐसा नहीं आ रहा है ना। इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा है ना। इसमें किस तरह से रिपीट कर रहा है? इसमें 1 के बाद 4, 1, फिर 1 आया तो 5 आ गया, 9 आया 2 आ गया, फिर 66 आ गया। मतलब ये नंबर्स क्या है, ना तो रिपीट कर रहे हैं और ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर जैसे पाई और √2, ये नंबर्स क्या होंगे? ये नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर। हमने एग्जाम्पल में 22/7 का एग्जाम्पल दिया था। हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि पाई तो इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल। लेकिन 22/7 पाई की जगह पर अक्सर हम 22/7 22/7 लेते हैं। ये भी पाई की वैल्यू ही है, ठीक है। जो वैल्यू कहाँ से मिलती है? ये वैल्यू आपको मिलती है किसी सर्कल का, अगर सर्कमटेंस, परिधि अगर 22 है और इसका डायमीटर व्यास 7 है, तो परिधि बटे व्यास मतलब सर्कमटेंस बटे डायमीटर, इसी के रेशियो को, इसी के अनुपात को जो 22/7 आता है, इसी को पाई माना जाता है। पाई की वैल्यू भी यही होती है। लेकिन ये जो पाई की वैल्यू ऐसे निकल के आ रही है, ये पाई की वैल्यू एक्चुअल में जब हम कोई सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और ये डायमीटर लेंगे, तो ये डायमीटर और सर्कल के बीच की जो एग्जैक्ट दूरी होगी वो 7, क्या आप एग्जैक्टली मान लेते हैं 7 है, इस सर्कमटेंस मान लेते हैं 22 है, लेकिन एग्जैक्टली वो 22 या 7 आप नाप नहीं सकते हैं। वो कुछ ना कुछ पॉइंट में डिफरेंसेज आ जाता है। वही जो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है वही इस वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, ठीक। अब √2 के बारे में बताते हैं। √2 आपके जो वैदिक बुक है, जो ऋषि मुनियों ने बुक लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप अपने बुक्स में देखते होंगे कि सारे जो मैथमेटिशियन मिलेंगे या सारे जो इन्वेंटर मिलेंगे, उनका सारा सबका नाम क्या आएगा? कोई इंग्लैंड का है, कोई जापान का है, कोई जर्मनी का है। हम अपनी बुक्स तो पढ़ते नहीं हैं। हमारे जो वेदों में बुक्स हैं, वेदों में भी बुक्स में ये सारे इन्वेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं, बट हम उनको सही तरीके से समझ नहीं पाते। एक तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसको आज हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, ना हमारी गवर्नमेंट उसको पढ़ाती है सही तरीके से। हमारी जो अच्छी अच्छी बुकें थी, नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको एक मुस्लिम शासक ने जला दिया, उसमें ऐसी ऐसी पुस्तकें थी कि जिसमें सारे इन्वेंशन थे, हर तरह के, मैथ के, साइंस के, बहुत तरह तरह के उसमें इन्वेंशन के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अलग की बातें हैं। अब एक जो वैदिक बुक है उसका नाम है शुल्ब सूत्र। वो जो शुल्ब सूत्र है उसमें √2 का वैल्यू दिया है 1.414215 √2 की वैल्यू उसमें निकाला हुआ था। इसी तरह आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू बताया कि 3.140845 और 3.142857 के बीच में होता है पाई की वैल्यू। मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू क्या होता है,
उन्होंने बताया इन दोनों वैल्यूज के बीच में पाई की वैल्यू होती है। हमारे महान वैज्ञानिक आचार्य आर्यभट्ट, उनकी एक बुक है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो उनकी बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसी में शायद उसी ही बुक में जीरो के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने जीरो मतलब उसी के बारे में जो कई सारे पोएम्स जो बुक्स जो पहले लिखी जाती हैं, जो संस्कृत में हमारी वेदों में बुक्स लिखी हैं वो पोएम के अकॉर्डिंग लिखी हैं। जैसे आप देखते होंगे रामचरितमानस है, वो भी पोएम में लिखा हुआ है, चाहे संस्कृत हो या उसका हिंदी अनुवाद जो तुलसीदास जी ने किया है वो भी पोएम के रूप में कवितावली में लिखा हुआ है। तो वो भी चीज़ें कवितावली में ही लिखी हुई हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था, इसी से पता चलता है। और उसी बुक में जो सूर्य सिद्धांत है, उसी बुक में उन्होंने पाई का भी वर्णन किया है कि पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। कंप्यूटर से पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन मतलब 10 टू पावर 12 टाइम्स, मतलब पॉइंट के बाद कितने जीरो, 10 टू पावर 12 जीरो लगा लीजिए, मतलब पॉइंट के बाद इतने नंबर तक कैलकुलेशन किया गया पाई की वैल्यू, तो भी पाई की वैल्यू नहीं निकल पाई, चलती ही रही। ट्रिलियन जानते हैं क्या होता है? ट्रिलियन मतलब होता है 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पॉइंट के कितने नंबर तक कैलकुलेशन पाई का किया गया था। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे।